बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड आर्टिकल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे, जिससे ज़्यादातर बच्चों की जान जाती है। तो आइए ज़रा देखते हैं ये लेक्चर क्यों मुश्किल समझा जाता है और इस लेक्चर में हमारे लिए सीखने को क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको डराने के लिए पहले से कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं, लेकिन आज ग्राफ से डरने का आपका आखिरी दिन है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि ये ग्राफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और जब हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला अवेलेबल हैं तो फिर हम ग्राफ की तरफ क्यों जाते हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूं कि ये कुछ टर्म्स हैं, इनको ऐड करें और आंसर निकालें। अब जब मैं आपसे ऐसा कहूंगा, आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स कितनी हैं। वैसे मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं, ये तो इनफिनिट टर्म्स हैं और ये टर्म्स तो चलती जा रही हैं। अब आपसे अगर कोई कहे इनको ऐड करें तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ये लामहदूद टर्म्स हैं। लामहदूद टर्म्स को ऐड करने के लिए लामहदूद वक्त चाहिए आप लोगों को। क्या आप ये कर पाएंगे? हरगिज नहीं कर पाएंगे। कब तक? जब तक आप फार्मूले को ही सब कुछ समझते रहेंगे। कुछ चीजें फार्मूले से आसान नहीं होती, बल्कि फार्मूला से मुश्किल हो जाती हैं, बल्कि वो विजुअली या ग्राफिकली ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। अभी सपोज करें ये जो 1 है, मैं इसको इमेजिन कर लेता हूं कि ये 1 एक बॉक्स है। एक बॉक्स मतलब 1, तो ये हमारे पास 1 है। अब मैंने ऐड क्या करना है उसमें? 1/2। 1/2 का मतलब हाफ, यानी इसी बॉक्स का आधा इसी के अंदर ऐड कर दूंगा। ये मैंने इसका हाफ इसके साथ रख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आगे मैंने क्या ऐड करना है? 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है? हाफ का भी हाफ। तो वो जो मैंने हाफ किया था ऊपर बॉक्स, उसका भी मैं हाफ लेकर इसी में ऐड कर देता हूं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहा हूं? अभी आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने 1/8 करना है, यानी वो जो नेक्स्ट बॉक्स था उसका भी हाफ ऐड करना है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने उस बॉक्स का भी हाफ ऐड करना है, और फिर मैं उससे आगे 1/32 होगा, उसका भी हाफ ऐड करूंगा, फिर उसका भी हाफ ऐड करूंगा। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर ये तो हमेशा चलता जाएगा, इसका तो कभी कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको चलाते जाएं तो आपको एक वक्त आएगा, पता चलेगा कि ये सारा आंसर अप्रोच कर रहा है एक और बड़े बॉक्स में। अब एक बॉक्स को तो मैंने 1 बोला था, तो दूसरे बॉक्स को भी मैं 1 ही बोलूंगा, क्योंकि वो उसी जितना है। तो फिर 2 बॉक्स बने। अगर हम इसको इनफाइनाइटली चलाएं, लामहदूद वक्त तक इनको ऐड करते जाएं, तो फिर हमारे पास आंसर लामहदूद नहीं आएगा, बल्कि आंसर तो 2 बॉक्स बनेंगे। और एक बॉक्स 1 है तो 2 बॉक्स जो है वो 2 होंगे। इसका मतलब इन सारी टर्म को अगर मैं लामहदूद तरीके से भी ऐड करूं, फिर भी मुझे पता है इसका आंसर फाइनाइट आएगा, यानी कि 2 आएगा। क्या फार्मूले से मुमकिन था आपके लिए, या कैलकुलेटर से मुमकिन था? लेकिन अगर आप विजुअली देखें तो आपको एक ऐसी पिक्चर नजर आए जिसमें आपने अपने आंसर को अप्रोक्सीमेट किया, अप्रोच किया। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ग्राफ या विजुअल रिप्रेजेंटेशन मुश्किल होती है कि आसान होती है? समटाइम्स वो हमारे लिए बड़ा आसानी का सबब बनती हैं। मुश्किल हमें इस वजह से लगती है क्योंकि स्टूडेंट्स हमें सही तरह से उनको रीड करना नहीं होता। ग्राफ एक लैंग्वेज है जिसको समझना हर एक की बस की बात नहीं है। तो पहले आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, फिर आप देखेंगे आपके लिए हर ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक सीन लेता हूं। जस्ट इमेजिन करें, सीन ये है कि मैं इसको सीन 1 कह देता हूं। मैं भी आपको सिर्फ ये चीजें समझा रहा हूं, अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ आज का। सीन ये है कि मैं कहता हूं भाई फोर्स लग रही है 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 5 मीटर्स। मैं कहता हूं वर्क कितना है। अब आपसे अगर मैं वर्क पूछूं तो वर्क आपको फार्मूले से पता है कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स 5, डिस्टेंस 3, 5 3 15 मीटर्स। लेकिन आपको याद है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया था। अभी क्योंकि आज हम ग्राफ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आइए हम जरा देखते हैं अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से करूं तो क्या होगा। 2 वेरिएबल्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एक को मैंने वाई एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्सिस में आपके सामने ड्रॉ कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। इस रेक्टेंगल का ये जो साइड है इसे बोलते हैं इसकी विड्थ। आपको मालूम है ना, ये तो फोर्स के बराबर होगी, और फोर्स मैंने कितनी ली है? 3 न्यूटन। इधर भी लिखा।
तो इसका मतलब ये 3 न्यूटन है, और ये इसकी लेंथ बन रही है रेक्टेंगल की, और लेंथ इसकी किसके बराबर होती है जी? लेंथ इसकी बराबर है डिस्टेंस के, क्योंकि यहां से यहां तक मैंने 5 मीटर इमेजिन किया हुआ। अब जरा इमेजिन करें कि वर्क कैसे निकालना था। वर्क तो निकालना था फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन जब मैं फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, मैं तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और लेंथ और विड्थ जो है उसका प्रोडक्ट तो हमारे पास एरिया होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा? वर्क डन। यानी कि यू कैन यूज द फॉर्मूला, कोई मसला नहीं, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हमने ग्राफ सीख रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ से इसी चीज को विजुअल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो आपके ग्राफ की जो लाइन आएगी ये वाली, आप उसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो सारा ऐड कर दें तो यही आपका वर्क होगा, और डेफिनेटली वो रेक्टेंगल का ही एरिया होगा। एक सिनेरियो तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा सीन इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स। सीन 2 क्या है? मैं कहता हूं कि बच्चों फोर्स लग रही है 3 न्यूटन, फिर फोर्स बढ़कर 4 न्यूटन, और फिर फोर्स बढ़कर कम होकर 2 न्यूटन रहेगी। अब आपको पता है तरीका, तो मैंने आपको बता दिया। लाओ आप इसी को विजुअल देखें। पहले फोर्स लग रही थी 3 न्यूटन, इतने डिस्टेंस तक, जितना भी डिस्टेंस होगा उसको भी हम डिस्कस नहीं करें, इतने डिस्टेंस तक 3 न्यूटन फोर्स लगती रही। इस दौरान कितना वर्क हुआ, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, क्योंकि मैंने बताया कि ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा वही वर्क डन के बारे में बताया। उसके बाद फोर्स बढ़कर कितनी होगी? 4 न्यूटन। तो यहां से यहां तक 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ज्यादा फोर्स है। तो अब यहां से यहां तक उसने कितना वर्क किया होगा, वो जो उसकी ग्राफ की लाइन आई है उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लें। और फिर जब फोर्स कम होकर 2 न्यूटन हो गई, ये देखें 2 न्यूटन, तो फिर हम क्या करेंगे, वो क्योंकि ये वाली लाइन आएगी तो इसके नीचे का वर्क फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? सारे वर्क्स को ऐड कर देंगे। आपने देखा सीन 1 में हमारी जो फोर्स थी वो क्या थी? फोर्स इज कांस्टेंट, एक ही फोर्स थी थ्रू आउट 3 न्यूटन की। लेकिन जो सीन 2 है उसमें हमारे पास फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स तो चेंज हो रही है, और फोर्स क्या है? वेरिएबल है। लेकिन आपने देखा अगर फोर्स वेरिएबल भी हो तो क्या कोई बहुत बड़ी कोई हमें जो है ना वो नई टेक्निक बनानी पड़ी? वही चीज है हम लोगों ने कर लिया, और आम बच्चा समझेगा कि भाई बात खत्म हो गई यहां पर। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़े से क्लेवर हो, आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल क्या है जरा देखिएगा। आप कहेंगे सर मान लिया यहां तक 3 न्यूटन फोर्स लगी और उसके बाद 4 न्यूटन फोर्स लगी, लेकिन सर ये फोर्स 3 से डायरेक्ट 4 कैसे चलेगी? क्या ये 3.1 पर नहीं गई? क्या 3.2 पर नहीं गई? ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप 3 से डायरेक्ट 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते, क्योंकि आप 3 से 4 के दरमियान हर कदम पर चलते जाएंगे तो आप हर एक डिस्टेंस 3.1 भी ट्रैवल करेंगे, फिर 3.2, और फिर करते करते आप 4 मीटर ट्रैवल करेंगे। इसका मतलब बच्चे कहेंगे सर यहां आपने डायरेक्ट 3 से 4 जंप किया, हकीकत में 3 से 4 तो जंप हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 नहीं आया। इसका मतलब यहां कहीं मिस्टेक हुई है मुझसे। और फिर जब मैं 4 से 2 पर आया तो बच्चे फिर कहेंगे कि सर 4 से 2 कैसे आ गया? 3.9 कहां गया? 3.8 कहां गया? 3.7 कहां गया? 4 से डायरेक्ट 2 थोड़ी ना आ सकता है। तो मैं इस बच्चों की इस कंप्लेन को किस तरह से सॉल्व करूंगा? मैं कहूंगा बच्चों वो भी हम चीजें ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर छोटी छोटी चीजों को भी काउंट करना पड़ेगा, यानी कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के बाद देखना पड़ेगा भाई फोर्स कितनी है। तो यहां से मैंने इस पार्ट को अब क्या करना है, और मजीद छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना है, और फिर देखना है कि यहां कितनी फोर्स है, यहां कितनी फोर्स है। ये देखिए, ये 3 न्यूटन फोर्स वाला हिस्सा ये मैंने इस ग्राफ पर बनाया, ये 3 न्यूटन फोर्स है। अब ये ज्यादा इंटरवल्स मैंने बना दिए, यहां तक 3 न्यूटन फोर्स है, ये है वो वाली 4 न्यूटन। लेकिन अब आप देख रहे हैं पहले यहां पर इस तरह से मैं डायरेक्ट 3 से 4 गया था, लेकिन अब मैं 3 से 4 तक की भी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने बनाई है कि भाई पहले 3 से 3.1 गया, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7 करते करते 4, और इस तरह 4 से डायरेक्ट 2 नहीं आया, बल्कि 4,
3.9, 3.8, 3.7 और करते करते 2 आया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सेटिस्फाइड हैं? लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी क्लेवरली सोचेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट अबाउट दिस? आप 3.9 से आप 4 पर गए हैं, तो 3.9 से 4 के दरमियान भी तो इतने नंबर्स आते हैं, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94 अप टू 4.0। तो इसका मतलब अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें भी जंप होगा। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बेटा वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से डिस्प्लेसमेंट्स को और छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं बजाय वो करने के अब मैं यही ग्राफ आप लोगों को यहां दिखाता हूं, और आप देखें कि इस ग्राफ को आपके कहने पर मैं मजीद हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। अब आप बताएं, क्या आप सेटिस्फाइड हुए? आप कहेंगे नहीं सर, अभी भी यहां पर छोटे छोटे जंप्स हैं, तो दरमियान के नंबर्स क्या हैं? अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर तो आपको सारे के सारे नंबर्स चाहिए। अब मैं मजीद इसको डिवाइड करता हूं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं सर अभी भी जंप्स है, फिर मैं मजीद डिवाइड करता हूं। अब आप सोचें स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसा करता जाऊं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास बजाय ये स्टेप्स होने के आपकी लाइन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अब जब वो लाइन स्मूथ हो जाएगी, आप उसको मजीद देखेंगे तो आपको उसमें जंप्स नहीं नजर आएंगे। आप कहेंगे सर नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें आपकी टोटल स्मूथ चेंजेस हैं। तो ये जो आखिरी ग्राफ आया जो जिस पर आप सेटिस्फाइड हुए, ये मैं वहां बना देता हूं। तो मैं कहूंगा भाई 3 से इस तरह से 4 पर गया और इस तरह से 2 पर आया, यानी कि कॉन्टिन्यूस चेंजेस हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपको याद है ना वर्क निकालना है। अगर आप इस सूरत में वर्क निकालते तो कैसे निकालते? सारा एरिया निकालना है आपने। जब सारा एरिया निकालेंगे, आप हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर सारी रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करेंगे। हर रेक्टेंगल का एरिया क्या बता रहा है? उस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ। ये रेक्टेंगल बता रही है कि इस डिस्प्लेसमेंट से, इस फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ, और आप सारे वर्क्स ऐड करेंगे। लेकिन आपने बताया ना कि भाई अगर ये वर्क ऐड कर दे तो यहां तो जंप है, वो वर्क क्या एक्यूरेट आएगा? नहीं, वो वर्क में थोड़ा सा फॉल्ट होगा। अगर आप एक्यूरेट वर्क लाना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप और छोटे इंटरवल्स बनाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा वर्क एक्यूरेट यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इतने इंटरवल्स बनाएंगे कि हर इंटरवल इतना छोटा हो जाए कि सारी जो कर्व है वो एक स्मूथ कर्व बन जाए। इस सूरत में आपका जो वर्क होगा, ये वर्क आएगा एरिया अंडर द कर्व। तो ये कर्व का अंडर जो एरिया होगा, ये भी वर्क बताएगा, ये भी वर्क बताएगा, ये भी वर्क बताएगा। बट दिस वर्क इज नॉट एक्यूरेट, दिस वर्क इज मच मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस वर्क, एंड दिस वर्क इज द मोस्ट एक्यूरेट वर्क। बिल्कुल जबरदस्त वर्क है, क्योंकि इसमें सारी स्मूथ चेंजेस हैं। दूसरी बात, आप कहेंगे सर यहां तो रेक्टेंगल्स का एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो लेंथ इनटू विड्थ करना है, बड़ा आसान है। लेकिन सर यहां हमारे पास कर्व्स हैं, कर्व्स का एरिया कैसे निकालते हैं? बेटा ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे, जब वो इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन के जरिए हम कर्व के अंडर एरिया निकाल सकते हैं। तो आप यूं सोचें कि आपके पास ऐसा एक फार्मूला है जो मैं आपको भी नहीं बता रहा, जिससे हम वाकई अंदर जो है एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये देखिए, ये कर्व, ये वाली कर्व अगर मैं एग्जैक्ट यहां ड्रॉ करूं, यहां पर जरा देखिए, ये वाली कर्व। अब जरा देखें, अगर मैं इसका एरिया देखता, असल एरिया ये है, इसके एरिया में ये देखें, ये पार्ट खाली है। इसका मतलब ये क्या है? ये अगर मैं इस तरीके को फॉलो करता तो इतना एरर था। ये देखिए यहां भी एरर है, क्योंकि ये वाला एरिया इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, ये वाला एरिया इसमें नहीं आ रहा लेकिन इसमें तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो खाली जगह एरिया हमारा एरर है। अच्छा, अगर मैं ये वाला मेथड करता, ज्यादा अप्लाई करते इसमें, तो फिर मेरे पास यही कर्व मैं यहां बनाता हूं जरा कंपैरिजन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, इतने बड़े बड़े गैप्स तो नहीं है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कहीं पर आपने जो एरिया निकालना चाहिए था वो नहीं निकाला, और कहीं पर जो नहीं निकालना चाहिए था वो भी आपकी रेक्टेंगल में ऐड हुआ। इसका मतलब ये सारे वर्क्स जो हैं, ये जितना आप ज्यादा इंटरवल्स बनाएंगे उतना आपका वर्क ओरिजिनल या कह लो जो सबसे प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट वर्क है उसके करीब होता जाएगा। लेकिन जितने कम इंटरवल्स होंगे उतने एरर वाले ये जो गैप्स हैं, जो आपके एरर में गलत आंसर दे रहे हैं, वो ज्यादा होंगे। तो ये कर्व उसी के ऊपर बुक भी ड्रॉ करेगी असल ग्राफ के ऊपर,
लेकिन ये एक्चुअली एंड पर ड्रॉ करके बच्चों को बताना चाहिए कि भाई ये देखो, जब मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो देखो हमारे पास कितना चेंज आ रहा है कि आपका एरिया ये होना चाहिए था, लेकिन आपकी रेक्टेंगल्स का एरिया और इस स्मूथ कर्व के नीचे जो एरिया है वो आपस में मैच नहीं हो रहे। नाउ स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर का थोड़ा सा स्टार्टर, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें कि भाई हम इस आर्टिकल में करने क्या जा रहे हैं। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगला आर्टिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो मैं चाहता हूं आप इस आर्टिकल को यहां रोकें और इसको दोबारा एक दफा देखें कि ये ग्राफ हम क्यों बीच में इंक्लूड कर रहे हैं, और फिर मैं रिज्यूम करता हूं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आइए जरा देखते हैं कि वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल क्या है। अगर आप पॉइंट ए पर किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपने उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है और आपकी फोर्स मुसलसल मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है। लेकिन फोर्स के वेरिएबल होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर फोर्स का एंगल भी चेंज हो जाए तो भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। भला क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं फोर्स की, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये बात पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इमेजिन करें मेरे पास एक बॉक्स है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में। नाउ जस्ट इमेजिन करें कि आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं। बच्चे, वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे उस फोर्स के साथ। किस फोर्स के साथ? जो वर्क करवा रही है, ना कि टोटल फोर्स। अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स हम लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट ही की डायरेक्शन में है, उसको हम कहेंगे कि भाई ये वो फोर्स है जो इस बॉक्स को आगे को लेकर जा रही है। लेकिन ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है एंगल थीटा पर। अब यहां पर क्या ये फोर्स हमारी अफेक्टिव फोर्स है? नहीं, हमें इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। अब ये कंपोनेंट एक ये है और वर्टिकल कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट होगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा होता है, थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा होता है। अब आप देखें, एफ साइन थीटा फोर्स का जो कंपोनेंट है बॉक्स को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या बॉक्स ऊपर जा रहा है? नहीं, इट इज नॉट अफेक्टिंग। तो हमारे पास फिर वो कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेकर जा रहा है? वो है एफ कॉस थीटा। तो यहां पर फिर मैं जब वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां मैं फोर्स को एफ नहीं लिखूंगा, बल्कि यहां मैं एफ कॉस थीटा लिखूंगा। क्या ये दो चीज है स्टूडेंट्स, एफ और कॉस थीटा? नहीं स्टूडेंट्स, ये एक ही चीज है। यही हमारी फोर्स है, क्योंकि हमने पूरी फोर्स नहीं लेनी, एक कंपोनेंट लेना है। यहां पर आप याद रखिएगा कि जब भी मैं कहूंगा फोर्स वेरिएबल है, इसका यह मतलब नहीं कि जरूरी नहीं कि फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज करे। वो तो हो ही सकता है फोर्स ही कम हो रही हो, 3 से 4 न्यूटन, 4 से 6 न्यूटन, लेकिन अगर एंगल 3 न्यूटन ही रह रही है फोर्स, लेकिन उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो हमारे लिए वर्क डन में वो वेरिएबल फोर्स ही होगी। इसलिए आज के टॉपिक में मैं फोर्स में एफ कॉस थीटा को बहुत ज्यादा अहमियत दूंगा, और ग्राफ में भी मैं इवन एफ कॉस थीटा को ही यहां पर ड्रॉ करूंगा। जरा देखिएगा आप लोग, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो वेरिएबल होती हैं? देखिए, एक एग्जांपल है मोशन ऑफ रॉकेट। देखिए स्टूडेंट, जब रॉकेट ऊपर जाता है, कौन सी फोर्स उस पर लग रही है? ग्रेविटी। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी का फॉर्मूला, ग्रेविटी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी वीक होती जाएगी। तो अगर रॉकेट यहां पर जमीन के ऊपर है तो वो कोई और फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील कर रहा है, लेकिन जब रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है तो वो कोई और फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेगा और रॉकेट का एंगल भी चेंज होगा। इसका मतलब हमारे पास एंगल भी चेंज होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो हम यहां पर रॉकेट को एज ए वेरिएबल फोर्स जो है वो एग्जांपल में देंगे। इसी तरह हमारे पास मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है उसकी मोशन वो भी वेरिएबल फोर्स। याद है रीस्टोरिंग फोर्स? आपको याद है रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपने 10th में भी पढ़ा। तो जैसे जैसे स्प्रिंग जो है वो जितना स्ट्रेच होता जाएगा, जितना मेन पोजीशन से दूर होता जाएगा, उसको वापस खींचने वाली फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। यही वजह है आप किसी को अगर इलास्टिक लाकर ज्यादा जोर से जाकर छोड़ो तो वो ज्यादा जोर से उसको हिट करता है। इसका मतलब, और करीब से छोड़ोगे तो इसका मतलब कम फोर्स लगेगी। इसका मतलब फोर्स जो है यहां पर भी वेरिएबल है। तो वो हर जगह जहां पर फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही हो वहां पर फोर्स वेरिएबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। बच्चों, एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखकर नहीं दूंगा, डेफिनेटली आपने बुक की लाइंस लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या एक्सप्लेन करना है, यही पूरा केस आपने क्या लिखना है जी, मैं आपको जुबानी बता देता हूं। आपने कहना है कि सपोज करें यू हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी।
एंड यू आर मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, और हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, फोर्स मुसलसल चेंज हो रही होगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे शुरू में 3 न्यूटन लगी, फिर बाद में 4, फिर 2, वो जो मैंने एग्जांपल दी थी, तो आपने क्या किया था? आपने 3 अलग-अलग कैलकुलेशंस की थी। उस सारे इंटरवल में जिसमें 3 न्यूटन फोर्स लग रही थी, आपने अलग वर्क निकाला। फिर जब 4 न्यूटन लग रही थी, फिर आपने अलग वर्क निकाला। फिर जब 2 न्यूटन लग रही थी, आपने अलग वर्क निकाला। यहां पर भी ऐसा ही होगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट्स के छोटे छोटे इंटरवल कर दिए। कैसे इंटरवल कर दिए? स्मॉल इंटरवल्स, ऐसे स्मॉल इंटरवल्स जिनमें क्या हो? फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इतने छोटे इंटरवल हो कि उस एक इंटरवल के अंदर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। भाई कांस्टेंट रहेगी तो हम वर्क निकालेंगे ना, फिर हम सारे अलग-अलग वर्क्स निकालेंगे और सारे वर्क्स को ऐड कर देंगे। बस यही हमारी आज की टेक्निक है, और यही लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया। ये देखिए स्टूडेंट, पहले मैं वर्क निकालता हूं पहले इंटरवल का। नाउ स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी, या मैंने अभी लिखा एफ डी कॉस थीटा, तो मैं कहूंगा एफ डी कॉस थीटा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर वर्क डन तो फोर्स तो वेरिएबल है, तो F1 आएगा, और हम देख रहे हैं डिस्टेंस डेल्टा डी 1 है, जिसमें फोर्स F1 लग रही थी एंगल थीटा 1 पर, तो ये थीटा 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप सेकेंड इंटरवल का वर्क निकालना चाहते हैं तो F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2, और इसी तरह थर्ड इंटरवल का वर्क निकालना चाहते हैं F3 डेल 3 कॉस थीटा 3। और स्टूडेंट्स आप कितने भी इंटरवल्स बना सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो वो जो आखिरी इंटरवल होगा डेल्टा WN, उसे मैं बोलूंगा FN डेल DN कॉस थीटा n। स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरवल है ये nth इंटरवल है, यानी कि ये जनरल इंटरवल है। दिस इज नॉट जनरल इंटरवल, इसे बोलेंगे ये nth इंटरवल है। यहां इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप 1000 इंटरवल करें तो इसका नंबर 1000 होगा, यानी 1000वां है इंटरवल, ये लास्ट इंटरवल है। ठीक है, जनरल इंटरवल के लिए मैं दरमियान में एक टर्म ले लेता हूं, और वो क्या है? डेल्टा WI FI डेल्टा DI कॉस थीटा I। ये I क्या है? ये है जनरल टर्म। कि भाई बच्चे समझेंगे कि सर ने 1 2 3 4 5 टर्म्स लिखी हैं, तो इसमें 5 इंटरवल्स बनाए। नहीं भाई, वहां तो बहुत से इंटरवल्स हैं। ये आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है कि बहुत से इंटरवल दरमियान में हैं, उन सारे लाखों इंटरवल्स भी हो सकते हैं, उनको मैं एक ही टर्म से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और वो टर्म क्या है? डेल्टा WI। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल वर्क डन के लिए आप करेंगे सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, और सारे वर्क डन को जब मैं ऐड करूंगा तो डेल्टा W1 कितना है जी? F1 डेल D1 कॉस थीटा 1। डेल्टा W2 क्या है जी? F2 डेल D2 कॉस थीटा 2। और फिर करते करते हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी FN डेल्टा DN कॉस थीटा n। लेकिन मैं दरमियान में पहले जनरल टर्म लिखूंगा, वो जो मैं इतनी टर्म्स नहीं लिख रहा उसको कंपनसेट करूंगा एक टर्म से, FI डेल्टा DI कॉस थीटा I, और फिर मैं लास्ट टर्म लिखूंगा FN डेल्टा DN कॉस थीटा n। नाउ स्टूडेंट्स, अगर 1000 टर्म्स होंगी तो क्या मैं 1000 टर्म्स लिखूंगा? अगर लाखों इंटरवल्स बन रहे तो क्या मैं लाखों टर्म्स लिखूंगा? क्या मैथ्स कोई हमें आसानी करती है कि भाई अगर आपके पास बहुत ज्यादा टर्म्स हो तो आप उसको एक छोटे से फार्मूले में लिख लो? बिल्कुल, मैथ हमें बताती है एक छोटी सी चीज, और वो ये है, मैथ कहती है अगर आपने टोटल वर्क डन निकला है, आप कहो कि भाई FI डेल्टा DI कॉस थीटा I, जनरल टर्म लिखो, और फिर यहां सिग्मा का निशान डालो। सिग्मा का मतलब है आप ऐड कर रहे हैं, I इज इक्वल टू 1, नीचे जो लोअर लिमिट है और ऊपर जो मैक्सिमम आपने इंटरवल्स बनाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है, ये वर्क का फॉर्मूला हमने स्मॉल कंसाइज वे में लिख दिया, बजाय कि मैं इतनी ज्यादा टर्म्स लिखूं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहली बात, अगर आप लोअर लिमिट ही है, अगर आप I की वैल्यू 1 पुट करें, देखो क्या बनेगा? F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1 पहली टर्म, फिर सिग्मा कहता है एक प्लस भी ऐड करो, कर दिया। फिर I की वैल्यू आगे क्या पुट करनी है? 1 से लेकर n तक होंगे, 2 कर देते हैं, 2
2 और 2, ये टर्म आ गई। सिग्मा कहता है फिर प्लस ऐड करो, और फिर उसके बाद सिग्मा कहते हैं अगली वैल्यू पुट करो 3, तो 3 पुट करूंगा। फिर करते करते जब मैं लास्ट ये वाली वैल्यू है आखिरी n पुट करूंगा तो fn डेल्टा डी एन कॉस थीटा n ये आ जाएगा। यानी ये सारी जो चीज होगी लाखों टर्म्स, उसको मैं एक टर्म से यहां पर आसान तरीके से कर रहा हूं। अब आखिर में देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स। मैं एक दफा वो फार्मूला दोबारा से लिख लूं जो मैंने आप लोगों के सामने अभी डिराइव किया है, और वो है टोटल वर्क डन का फार्मूला। वो क्या है जी? सिग्मा एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमारे पास फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो मुझे छोटे छोटे इंटरवल्स बनाने पड़े, जैसे कि आप लोगों ने देखा हर इंटरवल के लिए वर्क निकालूंगा। आपको याद है ये ग्राफ मैंने क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि आपको याद कर रहा हूं लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया वर्क होता है। अगर एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स बनेंगी, हर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और वर्क निकालेंगे। जैसे यहां पर हर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और वर्क निकालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने यहां एफ कॉस थीटा रखा है, एफ नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि एफ कॉस थीटा ही हमारी फोर्स है एक्चुअली में, लेक्चर के स्टार्ट में। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब यहां पर क्या करूंगा, जब पहला इंटरवल था डेल्टा डी 1, उसमें फोर्स लगी इतनी, इसे मैं कह देता हूं ये F1 cos थीटा 1 है। तो फिर ये हमारे पास वर्क आ गया, इसका एरिया आ गया कितना, F1 D1 cos थीटा 1। इसी तरह ये जो सेकंड इंटरवल है डेल्टा D2, इसके लिए हमारे पास जो फोर्स थी वो ये थी, यहां पर होगा F2 cos थीटा 2। ये F cos थीटा चल रहा है ना, तो सेकंड फोर्स और सेकंड एंगल F2 cos थीटा 2, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा इसका F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर कितनी टर्म्स बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये लाखों टर्म्स हो सकती हैं, तो वो बाकी कहां है स्टूडेंट? मैं लाखों टर्म्स तो नहीं ना बना सकता आप लोगों के सामने, इसलिए यहां पर मैंने एक जनरल शेडेड रीजन लिखा है। ये शेडेड रीजन क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये डेल्टा डी आई इंटरवल है। ये एक्चुअली ith इंटरवल है, मतलब ये है कि वो बहुत सी टर्म्स जो मैंने नहीं लिखी वो मैं बता रहा हूं इस एक रेक्टेंगल से, कि भाई इन रेक्टेंगल्स के स्टार्ट और एंड रेक्टेंगल्स के दरमियान में और बहुत सी रेक्टेंगल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने शो नहीं की। और इसी तरह फिर हमारे पास ये जो लास्ट इंटरवल है इसका वर्क कितना आ जाएगा? इसका डेल्टा डी एन है, तो ये आ जाएगा वर्क हमारे पास एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, अब मैं टोटल वर्क फाइंड आउट करना चाहता हूं ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, सारी रेक्टेंगल्स का सम कर दूंगा, एरिया का सम कर दूंगा, इनका एरिया निकालूंगा और सब एरियाज का सम कर दूंगा, वही मेरे पास ये टोटल वर्क डन होगा। तो यही हम लिखेंगे यहां पर। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल मेथड से। तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जाएगा कैसे? बाय एडिंग दी एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उन सब के एरियाज ऐड करें। स्टूडेंट्स, अब बात आती है वो शुरू वाली, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस बात पर? आप कहेंगे नहीं सर, जब आपने इतने इंटरवल्स बनाए थे हमने कहा था कि भाई ये जंप है, तो बाकी की फोर्सेस आपने कहां शो की? 3 से 4 डायरेक्ट थोड़ी ना चला गया, 3.1 3.2 कहां है? तो फिर मैंने इसको मजीद छोटी छोटी ट्रायंगल्स में देखा, 3.1 3.2 और इस तरह। जब मैंने ये किया तो आपने कहा कि नहीं सर इसमें भी जंप्स हैं, तो फिर करते करते यहां बात आई थी। तो अगर यहां पर आप देखें तो यहां भी जंप है स्टूडेंट्स, तो फिर आप कहेंगे सर इसको मजीद इंटरवल्स में डिवाइड करें ताकि वर्क एक्यूरेट हो, और फिर मैं दोबारा एक्यूरेट करूंगा इसको मजीद, और करते करते आप कहां सेटिस्फाइड होंगे? जब मैं इतने इंटरवल्स बना दूंगा कि आपके पास एक स्मूथ लाइन आएगी, उस वक्त उस स्मूथ लाइन का जो एरिया निकलेगा वो भी वर्क बताएगा। लेकिन अब वो कौन सा वर्क बताएगा बेटा? वो इसका एरिया जो वर्क बताएगा वो होगा मोस्ट एक्यूरेट वर्क। तो अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट एक्यूरेट वर्क निकालना, तो फिर उसका क्या तरीका है? आप कितने इंटरवल्स बनाएं? इनफाइनाइट इंटरवल्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट ही बना सकते हैं। और इनफाइनाइट इंटरवल बनाएंगे तो हर इंटरवल की चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये देखिए हमारे पास
3 इंटरवल थे, इतना बड़ा इंटरवल था। जब मैंने इसके हिस्से किए तो छोटे इंटरवल, ज्यादा इंटरवल बनेंगे तो छोटे बनेंगे, पतले बनेंगे। यहां पर भी ऐसा होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि भाई टू कैलकुलेट मोस्ट एक्यूरेट वर्क, अगर आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट वर्क निकालना चाहते हैं, टू कैलकुलेट मोस्ट एक्यूरेट वर्क, डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड, कितने इंटरवल्स, डिवाइडेड इनटू इनफिनिट इंटरवल्स। स्टूडेंट्स याद रखना, इनफिनिट इंटरवल्स। दैट इज, इसका फायदा क्या होगा, दैट इज ईच इंटरवल अप्रोचेज 0। तो हर इंटरवल की जो विड्थ है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इंटरवल अप्रोच करेगा 0 पर। तो फिर ये फार्मूला, इसका मतलब एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसको एक्यूरेट फॉर्म में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये देखें। तो एक्यूरेट वर्क आएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यही रहेगा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 n fi डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। लेकिन स्टूडेंट शर्त क्या है, जितने मर्जी इंटरवल्स के इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स, यानी कि मैं यहां शर्त लगाऊंगा जिसमें कहूंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा। लिमिट क्या है, शर्त क्या है कि डेल्टा डी अप्रोचेज 0, कि एक इंटरवल जो है उसकी लंबाई छोटे होते 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 0 को अप्रोच करे, फिर हमारे पास ये स्मूथ कर्व आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, असल में ये स्मूथ कर्व है, ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है। जरा मैं इसके ऊपर आपके सामने ये ग्राफ बनाता हूं तो देखिएगा, ये देखिए ये वाला ग्राफ। तो ये फिर आपने जब रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में यहां पर अगर हम देखें तो ये एरिया नहीं आना चाहिए। तो ये जो आपके पास रेक्टेंगल के एरिया जो ऊपर और नीचे है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या है, ये आपका एरर है। और जितने ज्यादा इंटरवल्स बनाएंगे उतना एरर कम होगा। आखिरी चीज स्टूडेंट, आज की बच्चे कहते हैं कि सर ये सारी बातें सही है, इनफाइनाइट इंटरवल्स तो बनाना मुमकिन ही नहीं है। ये इनफाइनाइट इंटरवल्स बनाकर हम क्या करेंगे, क्या इससे वाकई कोई मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है? यानी कि टीचर्स भी कहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अनलिमिटेड इंटरवल्स तो बनाए नहीं जा सकते। लेकिन स्टूडेंट ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल नहीं है, इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है वो वजाहत करता हूं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं वो एग्जांपल। स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं कि क्या इनफाइनाइट इंटरवल्स इमेजिन करके क्या कोई मीनिंगफुल, कोई रियल चीज निकाली जा सकती है इस कॉन्सेप्ट से। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ग्राफ है, मैं कहता हूं कि इस ग्राफ से वर्क निकालते हैं। आप कहते हैं सर ये ग्राफ तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरवल्स नहीं रखता, तो अगर आप एक्यूरेट वर्क निकालना चाहते हैं आप इसको ज्यादा इंटरवल्स में डिवाइड करें। मैं कहता हूं ठीक है, हम इसको ज्यादा इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अभी भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ गलती का इम्कान है, आप और ज्यादा इंटरवल्स बनाते हैं। अब जब मैं ऐसे इंटरवल्स करता जाऊंगा, बच्चे समझेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स बस इमेजिन करने की हद तक है। नहीं स्टूडेंट्स, ये देखिए अगर मैं इसके इंटरवल ज्यादा करता जाऊं और ज्यादा करूं, एक वक्त आएगा आप देखेंगे इससे कौन सी शेप निकलेगी। तो आप देख रहे हैं जितने ज्यादा इंटरवल्स कर रहे हैं ये तो सेमी सर्कुलर शेप है। अब आप ये इनफाइनाइट, यानी कि आपको पता चल गया कि भाई इनफाइनाइट इंटरवल्स अगर बनाए भी, जो कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बनाए भी तो आपकी जो ग्राफ की शेप है वो सेमी सर्कल को अप्रोच करेगी। क्या अब आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपने इनफाइनाइट इंटरवल्स रियलिटी में नहीं बनाए, लेकिन आपने इमेजिन करके अपने आंसर को अप्रोच कर लिया कि भाई मेरा आंसर तो हाफ पाई आर स्क्वायर आएगा, फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये इतना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, खासतौर पर इंजीनियरिंग में। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हुई होंगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।